नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे और आपके खूबसूरत से चैनल एचपी स्टडी हब में। अभी तक शिक्षा आयोग के संबंधित मैंने 3 वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये रहेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित रहेगी। इससे पहले कि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को शुरू करूं, ठीक उससे पहले इस शिक्षा नीति के संदर्भ में मैं भूमिका बनाने की कोशिश करता हूं, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं कि 1968 को, जैसे मैंने कहा था कि 24 जुलाई 1968 को कोठारी आयोग के सुझाव के बाद सरकार ने क्या कर दिया है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कर दी है, लागू कर दी है। और यह शिक्षा नीति जैसे ही लागू होती है उसके बाद यह कार्य करना भी शुरू कर देती है और धीरे धीरे कुछ खामियां उजागर होती रहती है। और इतने में क्या हो जाता है, 1977 आते आते देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो केंद्र की जो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार है, जिन्होंने 1968 में क्या कर दिया है, 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी, उनकी सरकार गिर जाती है और सत्तासीन हो जाती है जनता पार्टी की सरकार। अब नई सरकार आती है, उनका शिक्षा के संदर्भ में अपना एक मॉडल रहता है। 1979 में क्या करते हैं, 1979 में जनता पार्टी की सरकार एक निर्णय लेती है कि वो राष्ट्र के लिए एक नई शिक्षा नीति लाएगी और ऐसा वो करते भी हैं। ये अलग बात है कि इसका जिक्र हमें ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि और ये भी सत्य है कि इस शिक्षा नीति से संबंधित आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, ना ही आज तक पूछा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये शिक्षा नीति बनती है, ठीक उसी समय ये क्या हो जाता है, कुछ ही समय के अंदर बनते बनते ही क्या हो जाती है, इसका क्या हो जाता है, ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। 1979 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गठित करने का प्रयास जनता पार्टी करती है और क्योंकि ये जो 1968 वाली शिक्षा नीति थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये काम कर रही थी 10+2+3 के सूत्र में। लेकिन इस जो यहाँ पर जो ये शिक्षा नीति आ रही थी, ये कह रही थी 8+4+3 का जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के तहत ये काम करने के लिए आगे जैसे ही बढ़ती है तो ठीक वैसे ही क्या हो जाता है, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, जनता पार्टी अलग अलग खंडों में विखंडित हो जाती है और क्या हो जाता है, एक बार फिर से केंद्र में सरकार बन जाती है कांग्रेस पार्टी की। और फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार जैसे ही बनती है तो वो फिर से 1968 वाली शिक्षा नीति को ही लागू करने और उनके दिए गए सुझावों पर ही काम करने का प्रयास करती है। अब क्या होता है, फिर से एक बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता है, एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, उथल पुथल मच जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या होने के बाद क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। और ये जो राजीव गांधी जी है, ये क्या करते हैं, 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश को जारी करते हुए ये कहते हैं कि आधुनिकता के इस युग में और वैज्ञानिक शोधों के इस युग में हम एक ऐसी शिक्षा नीति लाने वाले हैं जो 21वीं सदी में भारत को लेके जाएगी। और जैसे ही राष्ट्र के नाम ये संदेश वो जारी करते हैं, उसके बाद प्रयास शुरू हो जाते हैं। शिक्षा एक चुनौती अर्थात एक नीतिगत आयाम 1985 को ही क्या हो जाता है, 1985 का अगस्त आते आते शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम, एक दस्तावेज क्या कर देते हैं, बना दिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है।
और इस दस्तावेज के बाद 1986 में अगस्त 1986 में क्या हो जाता है कि संसद से स्वीकृति मिल जाती है और देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिलती है। और इस शिक्षा नीति का महत्व इसलिए ज़्यादा रहता है मित्रों, क्योंकि आज दिन तक की मैं अगर बात कहूँ तो लगभग आज दिन तक इतने, अब तो खैर नई शिक्षा नीति आ गई है, लेकिन आज दिन तक की बात कहूँ तो इसी शिक्षा नीति के तहत हम आप भी पढ़ रहे थे, हम आप भी इसी शिक्षा नीति के जो द्वारा बनाए गए सूत्र थे उन पर काम कर रहे थे, उसी पर काम करवाया जा रहा था। ठीक है, इसलिए इस शिक्षा नीति का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। 1986 में ये बन जाती है और इस शिक्षा नीति में कुल 12 भाग हो जाते हैं, 12 भाग होते हैं। अब प्रश्न यहां पर एक और भी उठता है कि सर, जब हमारे पास शिक्षा नीति 1968 अच्छे से बनी हुई थी, अच्छे तरीके से काम कर रही थी और केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार ने ही उसे बनाया था, और अभी भी अब केंद्र में कौन सी सरकार है, राजीव गांधी की सरकार है जो भी कांग्रेस के ही थे, तो फिर ये नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास क्यों किया गया? एक छोटी सी बात बताता हूं मैं कि इस शिक्षा नीति की खूबसूरती में अभी आपको बताने वाला हूं कि क्यों ये शिक्षा नीति बहुत ज़रूरी हमें रहती है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। 1968 की जो शिक्षा नीति है उसने सिर्फ सुझाव देने का कार्य किया, उसने सिर्फ सुझाव देने का कार्य किया। उन सुझावों पर अमल किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। जैसे उदाहरण देता हूं कि इसने एक उदाहरण दिया, इसने एक सुझाव दिया था 10+2+3 का जो ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, हर जगह, हर राज्य, हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए। लेकिन सच्चाई, वास्तविकता, ज़मीनी हकीकत ये थी कि ये पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया था। तो जिसके चलते हमारे को ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। याद रखना, ये स्वतंत्र भारत की पहली एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसने सुझावों के साथ साथ उन सुझावों के क्रियान्वयन के लिए भी क्या किया, एक प्रक्रिया शुरू की, एक क्या किया, सुझाव देने के साथ साथ उन्हें किस प्रकार से अमल में लाया जाए इस पर भी कार्य किया, जिसके लिए कहते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का क्या किया, इसने निर्माण करने की बात कही। अब सर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो क्या हो गई है, लागू कर दी गई है, अब इस शिक्षा नीति की क्या रहती है, विशेषताएं क्या रहती है? अब हम इनकी विशेषता, इस शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं। एक तो भाई इसने क्या कर दिया, अपने जो सुझाव है, सिफारिशें हैं, उनको लागू करने के लिए ज़मीनी स्तर पर वो कार्य कर सके, उसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन का प्रावधान, पीओए का प्रावधान, जो कि स्वतंत्र भारत की ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जहां पर इस प्रकार का प्रावधान किया गया। सिर्फ सुझाव देने का कार्य नहीं किया गया, बल्कि उन सुझावों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन जैसा कार्यक्रम चालू किया गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपके पास 10+2+3, ये जो शैक्षिक ढांचा रहता है। देखो, बात कही थी ये 1968 की शिक्षा नीति ने, लेकिन उसने सिर्फ क्या की, उसने सिर्फ बात कही। लेकिन इस शिक्षा नीति ने क्या किया, इस शिक्षा नीति ने क्या कहा, 1986 की शिक्षा नीति ने इसे कहा कि देश का कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र, कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जो इसे अब लागू नहीं करेगा। सबको ये लागू करना पड़ेगा, अपने अपने स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात जब हुई तो नहीं तो 1968 के बाद क्या हुआ, शिक्षा नीति ने सुझाव दिया लेकिन आगे लागू नहीं की गई। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा गया कि इसे लागू करना ही पड़ेगा। जवाहर नवोदय स्कूल
खोलने का जो इनका जो सुझाव रहा, मैं कहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुझाव था, जिसमें 75% गरीब बच्चों के लिए स्थान सुनिश्चित था, 15% SC और 7.5% ST के बच्चों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। अगर आप इस तरीके से याद नहीं रखना चाहते, ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि भाई कि 75%, 70 से 75% की बात आती है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया और 30% शहरी बच्चों के लिए। उसके बाद बात आती है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की। देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, यशपाल समिति, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी वो। 1987 में क्या कर दिया, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक एक कार्यक्रम शुरुआती समय में प्राथमिक शिक्षा के जो केंद्र हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय है, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के लिए जो मूलभूत जो सुविधाएं रहती है वो वहाँ पर है कि नहीं है, उन्हें मुहैया कराने के लिए, उनकी देखरेख के लिए इस ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का कार्यक्रम को चलाया गया। बाद में माध्यमिक स्तर पर भी ये चलाया गया, ठीक है। अब बात आती है दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। देखो, इग्नू की बात कहूं तो इग्नू तो पहले आ चुका था। आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इग्नू का जो ये कार्यक्रम है, ठीक है, ये कब शुरू हुआ। मैं यहां पर इतने हिंट देता हूं आपको, ये जो है ये शुरू हुआ था, वैसे तो ये शुरू हुआ इस शिक्षा नीति के लागू होने से पहले, लेकिन गति पकड़ी एक प्रकार से जब इसके संदर्भ में भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सुझाव दिया, उसके बाद व्यापक स्तर पर इग्नू के जो है केंद्र खोले गए। जिससे फायदा क्या मिला, जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे रेगुलर, उनके लिए क्या मिला, उन्हें सहूलियत हुई। ठीक, उसके बाद अब बात आती है 2-3 जो बातें हैं बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान में देने वाली बातें हैं। मैं जानता हूँ वीडियो की लेंथ बड़ी होने वाली है, बड़ी हो रही है, लेकिन इसे बड़ी हम बनाएंगे नहीं। 1992 की जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको हम अलग से एक वीडियो 5-7 मिनट की मैं बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको लगता है, वैसे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर काम किया जाए, उस पर वीडियो बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो हम ज़रूर बनाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इस शिक्षा नीति ने और क्या क्या काम किए। NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसने सुझाव दिया कि NCT को, ये जो संस्था है, ये क्या करेगी, शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को देखेगी और उन्हें जो मान्यता प्रदान की जाएगी और एक प्रकार से बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए उसको देखेगी। कौन देखेगी? NCT देखेगी। डाइट की बात आती है, डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ये कार्यक्रम भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों पर शुरू किया गया। मतलब प्रत्येक जिले में एक प्रकार से
ऐसा इंस्टीट्यूट जो शिक्षण से संबंधित है, चलाया जाना चाहिए और होना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और आप देखते भी कि हर जिले में आज क्या है, डाइट, जो कि शिक्षक शिक्षा के लिए क्या करता है, कार्य करता है, ऐसे संस्थान खोले गए हैं। ठीक है, उसके बाद कभी आपसे ये पूछे कि सर्व शिक्षा अभियान, सर ये तो लगभग 2000 के आसपास आया है, नवंबर 2000 के आसपास, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसे कभी भी इससे लिंक नहीं कर पाते, इससे जोड़ नहीं पाते हैं। तो याद रखना, ये जो कार्यक्रम भी चलाया गया था, ये कार्यक्रम भी किसके सुझाव के बाद ही चलाया गया था, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद चलाया गया था। किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो याद रखना इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत चलाया गया था। एक और बात कहता हूं आपको कि इसने कहा था कि 1990 आते आते तक हम पूरे भारत को प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक साक्षर कर देंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को ये पूरा नहीं कर पाए, जिसके बाद इसे 2000 तक पूरा करने के प्रयास किए गए। ठीक है, यहीं पर 3 समितियों की बात मैं करने वाला हूं आपसे। जो 3 समितियां रहेगी, उनका क्या क्या योगदान रहा। राममूर्ति शिक्षा समिति, ये नोट कर लीजिएगा इसे, राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 में गठित हुई थी। जनार्दन रेड्डी समिति 1992, ये वही दौर था जब उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति भी आई थी हमारे पास। और एक और जिस पर मैंने कहा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा, यशपाल समिति, क्या हुआ, ये 1993 में गठित हुई है। इसी शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु इनका क्या किया गया था, गठन किया गया था। सबसे जो बड़ी बात है जिसको लेकर के उस समय की सरकार, राजीव गांधी सरकार की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि उस समय क्या था, सुविधाओं की कमी थी, साधनों की कमी थी। तो वो जो निंदा हुई थी वो हुई थी कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर। इस शिक्षा नीति ने कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के ऊपर अधिक से अधिक कार्य करने के सुझाव दिए। कंप्यूटर शिक्षा की बात कहूं मैं, अगर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नहीं आता, भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में शायद जितना आज हम आगे पहुंच गए हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। हो सकता हमें समय लगता, ये समय रहते कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर इस शिक्षा नीति ने कार्य किया। तो मतलब कभी आपसे पूछे कि कंप्यूटर शिक्षा के संदर्भ में किस शिक्षा नीति ने सबसे बड़ी बात कही हुई है, बात जिक्र करा हुआ है, कार्य किया है, तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किया हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यावसायिक होनी चाहिए। और तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में भी इस शिक्षा ने, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कार्य किया। और जो खामियां थी इस शिक्षा नीति की, एक खूबसूरती थी इस शिक्षा नीति की, बस एक ही खूबसूरती है कि सिर्फ सुझाव नहीं दिए, सुझाव देने के बाद भी एक अलग से जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए की बात कर रहा हूं मैं, ये 1986 एंड और 87 के फर्स्ट में ही पूरी तरह से कार्य में जुट गया था। इस शिक्षा नीति की यही एक खासियत है कि इसमें बाद में जहां पर लगा कि कमियां आ रही है, उस पर क्या किया गया, संशोधन किया गया। और गरीब बच्चे अधिक से अधिक पढ़ सके, उनके लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी प्रावधान किया गया। और साथ में
राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं, एंट्रेंस एग्जाम, जेई, और एक अब तो ये बंद हो गया, इसमें ही समाहित हो गया AIEEE, ऐसी प्रवेश परीक्षाओं को कंडक्ट करने का जो ख्याल है वो भी यहीं से आया। इसने ग्रेडिंग के सिस्टम को बदल के रख दिया। इसने कहा भाई कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए, उस पर भी कार्य हुआ। और जो कमियां रही उन्हें क्या किया गया, 1992 की शिक्षा नीति के तहत राष्ट्र की जो संशोधित जो शिक्षा नीति आई उसके तहत सुधारने का प्रयास किया। इस शिक्षा नीति के संदर्भ में जब मैं बात कर रहा हूँ, जिन 12 भागों की बात मैंने की वो बहुत ही बड़े बड़े भाग रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में इतना लिखना, इतना बताना मुश्किल रहता है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी, बीच में कुछ जो अगर स्किप रहा हुआ होगा मुझसे, 1992 की जब मैं संशोधित शिक्षा नीति, मुझे लगता है कि अगर आप कहते हैं कि बना दीजिएगा सर तो ज़रूर बनाएंगे उसे, तो उस समय मैं क्या करूँगा, उन्हें फिर से कवर करने का प्रयास करूँगा अगर कोई छूट गया होगा। और रही बात हमारे चैनल की, वादा किया है निभाना तो पड़ेगा ही। 15 जुलाई की बात कही है, तो उससे पहले शिक्षा आयोग, समितियां और स्वतंत्र भारत से पूर्व शिक्षा का क्या इतिहास रहा है उस पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। एक एक करके कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। और आपके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड, उसकी जो वीडियो सीरीज़ भी है 27-28 तारीख के बाद प्रॉपर चलने वाली है। किसी कारणवश वो आजकल नहीं चल पा रही है, ठीक है, तो उसे भी शुरू किया जाएगा फिर से। और साथ में ये शिक्षा आयोग के संदर्भ में भी क्या किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो आपका एक काम रहेगा, आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और आपके आसपास जो बीएड की तैयारियां जो कर रहा है उस तक भी हमारी वीडियो को पहुंचाइएगा, और उसे भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ में क्या करें कि अगर वीडियो से संबंधित कोई आपका सुझाव रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आपका सुझाव सर आंखों पर, हमारे लिए भी क्या है, आप सुझाव देंगे तो हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तरह उन सुझावों पर कार्य करेंगे। और जिससे क्या होगा, हमें हमारी जो ये जो शिक्षण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और जो अंदाज है, स्टाइल है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक पहली वीडियो थी मेरी हिंदी की, उसमें स्टार्टिंग में ही कहा था कि सर क्लासरूम टीचिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जब आप इतना ज़्यादा चलते हो, मूवमेंट करते हो तो मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास किया हो मैंने, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश की हुई है। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे अब जैसे जैसे माइंड में स्ट्राइक होती है बात, तो वैसे वैसे उस पर कार्य करने का प्रयास किया जाता है, और वो बाद में व्यवहार में भी आ जाती है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नई वीडियो जल्द आएगी। इसके संदर्भ में इतना ही मुझे लग रहा है कि इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और यशपाल समिति को लेकर के और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो ज़रूरी है उस पर क्या होगा, उस पर हम कार्य करेंगे, उस पर वीडियो बनेगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।